Hello friends, welcome all of you to the new session of CA Foundation Law. I am CA Mohit and we are going to start with the new unit of CA Foundation Law Indian Partnership Act 1932. Yes, we'll quickly revise what we have seen in the earlier session. So first of all, we have started with the unit number 1 and unit number 1 was all about the nature of the partnership. Yes or no? So this was the unit number 1 that we have completed from the Partnership Act. Yes. So general nature of the partnership. So what all things we have seen in this unit. First of all, we have seen the nature, that is a definition of partnership, definition of partners and what is the name of the partnership firm. Okay, so this thing we have seen. उसके बाद हमने देखा what are the elements of partnership, क्या क्या elements होते हैं partnership में वो देखा. उसके बाद हमने क्या देखा, कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं वो देखा. ठीक है ना. तो उसमें इंपॉर्टेंट वाली बात ये थी, ये वाला. सो उसमें हमने देखा कि पार्टनर्स होते हैं एक्टिव पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सब पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, इनकमिंग पार्टनर्स, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट. सबके मीनिंग जो है हमने क्या कर लिए है, इन डिटेल में पढ़ लिए है. उससे पहले हमने देखा व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप. उसमें हमने 4 प्रकार देखे. पहला प्रकार हुआ करता था पार्टनरशिप का पार्टनरशिप एट विल. उसके बाद पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड. तीसरा था पर्टिकुलर पार्टनरशिप और चौथा था पार्टनरशिप इन जनरल या फिर जनरल पार्टनरशिप. तो ये भी 4 प्रकार हमने पहले यूनिट में देख लिए हैं. उसके पहले हमने ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी देख लिया था कि क्या क्या टेस्ट होते हैं पार्टनरशिप के. एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एग्रीड फॉर ऑल, कैरिड फॉर ऑल. इतनी सारी बातें हमने क्या कर ली है, उस यूनिट में खत्म कर लिए जो जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप हुआ करता था. आई होप आपको वो चैप्टर क्लियर है, वो यूनिट क्लियर है. अगर वो इस यूनिट में किसी प्रकार का अगर डाउट आपको लग रहा है तो प्लीज उसको ढंग से रिवाइज करना. और अगर नहीं समझ रहा है तो यूट्यूब पे आपने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है पार्टनरशिप की, सर्च करना और जो भी आपको पॉइंट अनक्लियर है या डाउट है उसको वापस एक बार देख लेना, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. अब हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 2 रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स. बहुत ही सिंपल यूनिट है, उसको हम लोग देख लेते हैं. रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स. अब पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं वो तो पता ही है आपको. ये सुनो, मान लेते हैं अपने पास ए बी सी और डी पार्टनर है. ये सुनो, अब ये चारों पार्टनर्स एक एग्रीमेंट के तहत बिजनेस कर रहे हैं. ये सुनो, मतलब पार्टनरशिप में एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए. तो ये चारों लोग जो है वो एक पार्टनरशिप के एक एग्रीमेंट के जरिए इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ पार्टनरशिप. यस और नो. तो हमको भी इस यूनिट में ये देखना है कि ये ए बी सी और डी, इन चारों लोगों के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहता है, रिलेशन कैसा रहता है, कि वो किस प्रकार से बिजनेस करेंगे. इस पार्टनरशिप में ए बी सी डी इंडिविजुअली उनके क्या राइट्स है, उनके क्या ड्यूटीज है, और कलेक्टिवली अगर वो एक साथ अगर उनको देखा जाए तो फिर कलेक्टिवली वो किस प्रकार से बिजनेस करना है, या फिर क्या राइट्स एंड ड्यूटीज, क्या ऑब्लिगेशंस एक दूसरे के लिए उनके हैं, वो इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं. मोटा मोटी बात किया जाए तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स किस प्रकार से बिहेव करेंगे एक दूसरे के साथ एंड वाइल डीलिंग विद द थर्ड पार्टी, वो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं. इसी के इस यूनिट का नाम रखा गया है रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स विद देमसेल्व्स एंड विद द थर्ड पार्टी. वेदर दे आर लायबल टुवर्ड्स द फर्म, फर्म यानी कि जिस फर्म के नाम के अंदर वो काम कर रहा है, वेदर दे आर लायबल टू ईच अदर, दैट इज ए बी सी डी ईच अदर, एंड हाउ दे आर लायबल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी. इतनी सारी बातें हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं. शुरू करते हैं इस यूनिट को. देखो, पहला ही पॉइंट उन्होंने बोला है जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स. सेक्शन नंबर 9 डील करता है, बताता है हमको दैट पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी आउट द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज. यानी कि जो सारे पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने फर्म के ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज
यानी कि ए बी सी डी तीनों पार्टनर्स है या नहीं है, तो इन तीनों ए बी सी डी ये चारों पार्टनर जो है, इन चारों पार्टनर्स ने क्या करना है, काम कुछ इस प्रकार से करना है ताकि उनको कॉमन एडवांटेज हो। मतलब ए ने कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसको इंडिविजुअली फायदा हो, बी ने कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसको इंडिविजुअली फायदा हो, सी ने कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, डी ने कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि उनको इंडिविजुअली फायदा हो। उन्होंने काम कुछ ऐसा करना है फर्म के नाम पे ताकि उनको क्या हो, कॉमन एडवांटेज हो। यानी कि फर्म को कॉमन एडवांटेज, जिस एडवांटेज से, जिस प्रॉफिट को वो लोग क्या करेंगे, सब लोगों के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो सबसे पहला जनरल ड्यूटी सब लोगों के, सब अगर पार्टनर्स है ए बी सी डी, या फिर आप भी अगर किसी पार्टनरशिप में एंटर हो जाते हो तो आपने एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये आपकी जनरल ड्यूटी है, दैट यू शुड वर्क फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। एडवांटेज वो इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, एडवांटेज कैसा होना चाहिए बोलो, एडवांटेज कैसा होना चाहिए बोलो, अपना कॉमन एडवांटेज होना चाहिए। और ग्रेटेस्ट मतलब कि जितना फायदा हो सके उतना फायदा, और वो भी कॉमन वाला। समझे नहीं समझे? तो ये हो गया आपका क्या बोलो, जनरल ड्यूटी ऑफ द पार्टनर्स। एनी पार्टनर मस्ट वर्क फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ओके, अब उन्होंने उसके एनालिसिस को भी दिया है, सेक्शन नंबर 9 के एनालिसिस को भी दिया है। फर्स्ट पॉइंट में वो यही कहते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करो। नेक्स्ट बुलेट पढ़ते हैं, ए पार्टनर मस्ट ऑब्जर्व द अटमोस्ट गुड फेथ इन द डीलिंग विद द अदर पार्टनर्स। यानी कि उन्होंने क्या करना है, अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ मतलब क्या, यानी कि फेथ मतलब विश्वास, गुड यानी कि अच्छा, यानी कि सब पार्टनर्स एक दूसरे के साथ डील करने के टाइम पे, या फिर एक दूसरे के साथ अगर मान लो वो बिजनेस कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्होंने एक अच्छा वाला विश्वास एक दूसरे के प्रति तैयार करना है, कुछ इस प्रकार से उन्होंने धंधा करना है। All the partners are bound to render accounts to each other, but where some of the accounts are kept by one of them, prima facie he would be proper person to explain and give full information about them। यानी कि उसी ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज गुड फेथ को एक्सप्लेन करने के लिए थर्ड बुलेट को लिखा है। बोलते हैं, मान लेते हैं ए बी सी डी जो अपने पार्टनर्स है या नहीं है, तो ये ए बी सी डी जो पार्टनर्स है, मान लो ए जो है वो परचेज का देखता है, बी जो है वो सेल्स देखता है, सी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स देखता है, एचआर, एंड डी जो है वो मार्केटिंग देखता है। ये सुनो, अब बताएंगे मुझको क्या ये सेल परचेस के कुछ तो लिखा पड़ी अकाउंटिंग हुआ रहेगा। ये सुनो, मतलब कि परचेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ए के पास रहेंगे, सेल्स के बुक्स अकाउंट्स बी के पास रहेंगे, एचआर ह्यूमन रिसोर्स के अकाउंट्स जो है वो सी के पास रहेंगे, मार्केटिंग के बुक्स ऑफ अकाउंट्स डी के पास रहेंगे। अब बताएंगे, अगर मान लो ए को मान लेते हैं मार्केटिंग के बारे में कुछ अकाउंटिंग या फिर कुछ लिखा पढ़ी की जरूरत है, उसको वो चेक करना है, या फिर उसके काम के लिए उसको लग जा रहा है, तो क्या डी ने उसको वो ट्रू अकाउंट्स रेंडर करने हैं। ट्रू अकाउंट्स यानी कि जितना है उतना, ये सुनो, इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ, ये हुआ वो हुआ, क्या उसने ट्रू अकाउंट्स रेंडर करने हैं? जी हाँ। वैसे ही डी को अगर परचेज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या इसने भी, ए ने भी डी को देना है। सेम गोज विद बी एंड सी, अगर ए को बी की सेल्स को परचेज की जानकारी चाहिए, एचआर को परचेज की इंफॉर्मेशन चाहिए, सेल्स को एचआर की इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी, मतलब एक दूसरे के पास जो भी अकाउंट्स वगैरह रहते हैं उन्होंने उसको कैसा देना है बोलो, रेंडर टू इच यस। ऑल पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर अकाउंट्स टू ईच अदर, यानी कि सब पार्टनर्स ने एक दूसरे को ट्रू अकाउंट्स रेंडर करने, रेंडर यानी कि दे देना। बट वेयर समवन सम ऑफ द अकाउंट्स आर केप्ट बाय वन ऑफ देम, कुछ अकाउंट्स उन्होंने किसी एक पार्टनर ने अपने पास रख दिए हैं। तो प्राइमा फेसी यानी कि क्या, प्राइमरली ही वुड बी द प्रॉपर पर्सन टू एक्सप्लेन, यानी कि फिर उसने क्या करना है, अगर उसको पर्टिकुलरली उसी चीज का अकाउंटिंग उसके पास रखा हुआ है तो ही वुड बी द प्रॉपर पर्सन टू एक्सप्लेन एंड गिव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट देम टू अदर पार्टी। उसने क्या करना है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन सब लोगों को दे देना है। यही कहा है सेक्शन नंबर 9 में। मोटा मोटी अगेन ही शुड वर्क विद द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। इंडिविजुअल प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, अकाउंट्स वगैरह एक दूसरे को दिखाना है, तो अगर सब लोगों ने इकट्ठा अकाउंट्स रखे हुए हैं तो सब लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सही देंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर के पास कुछ अकाउंट्स पर्टिकुलरली रखे हुए हैं तो उसने उसका इंफॉर्मेशन भी सारे पार्टनर्स को दे देना है, वो भी कैसा वाला, प्रॉपर वाला। क्लियर है? और उन्होंने कैसा काम करना है,
अटमोस्ट गुड फेथ में काम करना है। तो दो बातें आपने याद रखना जरूरी है, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज और दूसरा क्या बोलो, अटमोस्ट गुड फेथ। सेक्शन नंबर 9 जो जनरल ड्यूटीज अगर हम लोग पढ़ेंगे, जनरल ड्यूटीज का अगर हमको चार्ट बनाना है यूनिट नंबर 2 में, तो आप उसमें दो ही पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट जो है वो क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, और दूसरा क्या बोलो, अटमोस्ट गुड फेथ। ओके, तो अगर एग्जाम में आपको सवाल पूछते हैं कि व्हाट आर द जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, तो आपने ये दो पॉइंट लिख देने हैं। पहला कि दे शुड वर्क फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज एंड दे शुड कीप अटमोस्ट गुड फेथ। क्लियर, पक्का, चलो एग्जांपल देखो उन्होंने क्या दिया है, इन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द पार्टनर्स फॉर सेल एंड परचेस ऑफ द शेयर्स इन द बिजनेस, इफ वन ऑफ देम इज बेटर एक्वाइंटेड विद द अकाउंट्स, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, और उसमें से एक बंदा अकाउंटिंग में वेल एक्वाइंटेड है, एक्वाइंटेड नहीं उसको नॉलेज है, मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो उनका पार्टनर, तो वो अकाउंट्स का वगैरह काम देख रहा है, तो इट इज हिज ड्यूटी, ये उसकी ड्यूटी है टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स, यानी कि उसने क्या करना है, सारे अकाउंटिंग के मटेरियल फैक्ट्स, इतना फायदा हुआ, उतना नुकसान हुआ, यहाँ पे इतना घाटा हुआ, या फिर इतना यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है, सारे रेलेवेंट मटेरियल फैक्ट्स, मटेरियल यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या करने हैं, उसने डिस्क्लोज कर देने हैं। अब ये हो गया सेक्शन नंबर 9। अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 10। अब सेक्शन नंबर 10 और क्या ड्यूटी बता रहा है, देखो, इट इज अ ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर द लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड। मतलब अगर कोई पार्टनर्स पार्टनरशिप का बिजनेस करने के टाइम पे फ्रॉड करता है, क्या करता है, फ्रॉड कर लेता है, तो क्या उसने इंडेमनिफाई करना है ना। व्हाट इज इंडेमनिफाई, इंडेमनिफाई ये वर्ड आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेरे से सुना रहेगा। व्हाट इज इंडेमनिफाई, इंडेमनिफाई का मतलब होता है टू मेक लॉस गुड, टू मेक लॉस गुड, टू मेक लॉस गुड, यानी कि उसने क्या करना है, अपने पार्टनरशिप को लॉस जो है वो गुड करवा के देना है, यानी कि रीइंबर्स, वेरी गुड, रीइंबर्स, रीइंबर्स करना है। ये सुनो, मान लो कि मेरी वजह से आपको कुछ नुकसान होता है, तो आपका जितना भी नुकसान है मैंने आपको उसकी क्या करनी है, अगेन बोलो, नुकसान भरपाई, नुकसान भरपाई, उसको बोलते हैं क्या, इंडेमनिफिकेशन। तो क्या एक हर एक पार्टनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी वजह से अगर फर्म को कुछ नुकसान हो रहा है, तो क्या उसने जितना भी नुकसान हो रहा है उसको इंडेमनिफाई करवाना है। सेम गोज विथ अदर पार्टनर्स, अगर एक पार्टनर की गलती की वजह से दूसरे पार्टनर को नुकसान हो रहा है, तो क्या उसने भी इंडेमनिफाई करवाना है दूसरे पार्टनर को। जी हाँ, ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 10 में। आप समझ रहे हो ना मैं क्या सिखा रहा हूँ। सेक्शन नंबर 9 में मैंने आपको जनरल ड्यूटी समझाया, जो क्या था बोलो, जो किस चीज का था बोलो, याद करो किस चीज का था, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, और दूसरा क्या था, अटमोस्ट गुड फेथ। सेक्शन नंबर 10 में आपको बता रहे पर्टिकुलर ड्यूटी दैट इज टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस, भले वो फर्म को हो या फिर पार्टनर्स को। ये समझो, तो जो भी पार्टनर जो फ्रॉड करेगा और फ्रॉड की वजह से अगर फर्म को कुछ नुकसान हो रहा है या फिर बाकी सारे पार्टनर्स को कुछ नुकसान हो रहा है, तो उस पार्टनर ने उस फर्म को, अपने फर्म को या फिर पार्टनर्स को, जिसको भी नुकसान हुआ है उसको इंडेमनिफाई करके देना है, नुकसान भरपाई करके दे देनी है। Every partner shall indemnify the firm for the loss caused to it by his fraud. अब यहाँ पे लॉस किस वजह से हो रहा, किस वजह से हो रहा है, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, बाय द फ्रॉड, यानी उसने फ्रॉड किया है। देखो काम करने के टाइम पे गलतियां तो होती रहती है, अब हर एक गलती की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको इंडेमनिफाई करवाना है क्या, जी नहीं। यहाँ पे बस वो पर्टिकुलर बात करें किसकी बोलो, फ्रॉड की। तो अगर फ्रॉड होगा तभी आपको क्या करवाना पड़ेगा, नुकसान भरपाई करके देनी पड़ेगी। in the conduct of the business of the firm. Analysis पढ़ते हैं, partner committing fraud in the conduct of the business of the firm must make good the loss sustained by the firm. देखो, good the loss sustained by the firm by his misconduct, and the amounts of brought in the partnership should be divided amongst the partner, यानी कि जो भी अमाउंट वो लेके आएगा वो बाकी सारे पार्टनर्स में क्या होगे बोलो, डिवाइड होगे। एन एक्ट ऑफ द पार्टनर इम्प्यूटेबल टू द फर्म or the principal of the agency which is fraud on his co-partners entitle the co-partners as between themselves to throw the whole of the consequence upon him. Okay, अब ये वाला पॉइंट जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए बोला है। बुलेट नंबर 1 जो है एनालिसिस का, वो आप याद कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं ए बी और सी तीन पार्टनर्स है, ठीक है ना। मान लो तीसरे पार्टनर ने कुछ फ्रॉड किया। अब क्या फ्रॉड किया जी, मान लेते हैं ये सी पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है फॉर परचेस, परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ मशीनरी।
और उसने क्या किया, मशीनरी की अमाउंट जो है, ठीक है ना, वो थी 2 करोड़ रुपया, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया 3 करोड़ का। कितने का बोलो, 3 करोड़ का। यानी कि ऊपर का जो 1 करोड़ एक्स्ट्रा पे किया है फर्म ने, वो फर्म ने पे एक्चुअली नहीं करना चाहिए था अगर ओरिजिनल अमाउंट में खरीदते। लेकिन थर्ड पार्टी और सी के बीच में क्या हुआ बोलो, एक एग्रीमेंट हुआ। वो बोला कि मुझको इनवॉइस 3 करोड़ का दे, मैं तुझको 3 करोड़ रुपए फर्म से निकाल कर देता हूँ, बचे हुए 1 करोड़ तुझे मुझको वापस कर देने हैं। क्या यहाँ पे 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ? जी हाँ, 1 करोड़ का फ्रॉड बिल्कुल हुआ है। तो अगर मान लो इस केस में ये पता चल जाता है फर्म को कि सी ने फ्रॉड किया है, और ये तय होता है या फिर ये डिसाइडेड होता है कि सी को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो पनिशमेंट बाद में पहले जो 1 करोड़ का जो मुनाफा, जो कि पर्सनल प्रॉफिट उसने कमाया है, वो 1 करोड़ रुपया क्या करना पड़ेगा, ए और बी को क्या करना पड़ेगा, बी ने वापस करना पड़ेगा 50-50% या फिर जो भी उनका शेयर है। क्लियर है? पक्का? यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी लॉस फ्रॉड की वजह से हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है फ्रॉड की वजह से, वो उसने क्या करना है, इंडेमनीफाई करवाना है। समझे नहीं समझे? इंडेमनीफाई, गुड लॉस, यानी कि वो रीबर्स, नुकसान भरपाई दे देनी है। क्लियर है? पक्का? और जो भी अमाउंट ऑफ लॉस है वो क्या होगा बोलो, डिवाइड होगा अमंग्स दी अदर पार्टनर्स। क्लियर? जेपिया, ये सेक्शन नंबर 9 क्या था? सेक्शन नंबर 9 किसका था बोलो, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। और सेक्शन नंबर 10 किस बात का था, इंडेमनीफाई फॉर द लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड। तो इस पन्ने पे हमने 2 पॉइंट देखे अब तक, अब तीसरा पॉइंट देखेंगे सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 9, 10 और 11 सेक्शन में याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको वो सीरीज या फिर एक पैटर्न के हिसाब से याद रखने के लिए बता रहा हूँ। सेक्शन में याद करने की जरूरत नहीं है ये वाले, बस पैटर्न से याद करो कि इस पन्ने में भी इतने पॉइंट्स पढ़ लिए। तो 2 पन्ने सेक्शन नंबर 9, 2 पॉइंट सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10 से पढ़ लिए। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 11 क्या बता रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। ये सुनो, मतलब जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज है, अब ये तो मैंने जनरल बातें और स्पेसिफिक फ्रॉड की बातें कर ली। अब बताते हैं इसको छोड़ के और भी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हुआ करते हैं ना। एबीसी 3 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स के काम करने के तरीके अलग है, कोई किस चीज में एक्सपर्टाइज है, कोई किस चीज में एक्सपर्टाइज है। तो क्या ये 3 पार्टनर्स के बीच में जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड होनी चाहिए कि तू ये काम करेगा, तू वो काम करेगा, तू वो काम करेगा, क्या ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत तय होना चाहिए, यानी कि अपना पार्टनरशिप डीड में ही तय होना चाहिए? जी हाँ, वो पार्टनरशिप में ही तय होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में ही तय होना चाहिए। देखते हैं क्या बता रहे हैं। Subject to the provision of this act, the mutual rights and duties of the partners। अब यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, mutual rights and duties of the partners of a firm may be determined by the contract between the partners, and such contract may be expressed or may be implied by the course of डीलिंग। देखो, अब ऊपर जनरल ड्यूटी बता रहे हैं, नीचे सेक्शन नंबर 10 में उन्होंने फ्रॉड की बात बताई, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं म्यूचुअल राइट्स। इसलिए मैंने बोला ना कि यूनिट नंबर 2 जो है वो रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर, एक दूसरे के प्रति वो कैसे बिहेव, कैसे बर्ताव करेंगे, उस बारे में कर रहा है। तो ये थर्ड वाला जो सेक्शन नंबर 11 है वो आपको बता रहा है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। म्यूचुअल यानी कि किस प्रकार से उन्हें म्यूचुअली काम करना है। व्हाट आर द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, एक दूसरे के साथ काम करने के टाइम पे क्या उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होने चाहिए, वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो कैसे डिटरमाइन हो गए, वो डिटरमाइन हो गए एग्रीमेंट से, एक कॉन्ट्रैक्ट से। वो कॉन्ट्रैक्ट हालांकि एक्सप्रेस भी हो सकता है या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब हो सकता है आगे जाके उन राइट्स को चेंज भी करा जाए, हो सकता है ना। ए बोले कि आज मैं परचेस नहीं देखता हूँ, आज से मैं सेल्स देखूंगा। बी बोलेगा हाँ मुझको भी सेल्स देख देख के घंटा लगता है, मैं परचेस देखता हूँ। तुमने क्या करना है, परचेस देखना है। सी बोलेगा मुझको मार्केटिंग कर करके वो गया हूँ, तो कोई मार्केटिंग देखे मैं कोई और धंधा और काम कर लूंगा पार्टनरशिप में। क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, ऐसे भी हो सकता है। तो उस केस में यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है, जो ओरिजिनल टर्म्स थे जिसकी वजह से म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन हो चुके थे ऑलरेडी, उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सच कॉन्ट्रैक्ट में भी वेरिड यानी कि चेंज कैसे, बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अब ये कंसेंट कैसा चाहिए बोलो, ऑल द पार्टनर्स का चाहिए, सारे पार्टनर्स का मिलके चाहिए। कोई एक पार्टनर उठ के बोलेगा कि आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। सारे पार्टनर्स का क्या चाहिए बोलो, कंसेंट होना जरूरी है। अब ये कंसेंट भी कैसा होगा, एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, दोनों भी चल सकता है। एक्सप्रेस यानी कि लिख के बोल के किया, इम्प्लाइड यानी कि बाय द कंडक्ट। ओके, मान लो कि सी पहले मार्केटिंग करता था, उसने अपना काम चालू कर दिया, क्या परचेस का काम करना चालू कर दिया, और बाकी सारे पार्टनर उसको ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो बताइए क्या ये इम्प्लाइड कंसेंट हो गया कि सब बोल रहे कि ठीक है जाने दो, सी जो है वो मार्केटिंग काम कर रहा है, इट्स ओके नो प्रॉब्लम।
क्लियर है? पक्का? तो इसको क्या बोलते हैं बोलो? डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज। कैसे राइट्स एंड ड्यूटीज? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज की बात कर रही है। कैसी बात कर रही है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज की बात कर रही है। क्लियर है? पक्का? झेपे? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इसमें एग्रीमेंट इन रिसेंट ऑफ ट्रेड। अब ये पॉइंट नंबर 1 हुआ, सेक्शन नंबर 11 का पॉइंट नंबर 1 हो गया। ये देखो पॉइंट नंबर 1 यानी कि सबसेक्शन 1, और सबसेक्शन 2 यहाँ पे बता रहा है एग्रीमेंट इन रिसेंट ऑफ ट्रेड। इफ यू रिमेंबर दैट इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने ये देखा था कि एग्रीमेंट विच इज आर रिस्ट्रेंट इन ट्रेड आर वॉइड, कि कोई किसी को धंधा करने से रोक नहीं सकता, व्यापार करने से रोक नहीं सकता। लेकिन उसमें एक्सेप्शन भी देखा था, दैट पार्टनरशिप का सेल ऑफ गुडविल, कुछ ज्यादा है ना, या फिर पार्टनर्स ने एक दूसरे के ऊपर लगाया हुआ रिस्ट्रिक्शन फॉर डूइंग द सेम बिजनेस और सिमिलर बिजनेस, वो वैलिड होता है। कुछ याद है आपको? तो उसी की झलक अभी यहाँ पे आपको सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 में ये बताया है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओ माय गॉड सर, ये नॉटविथस्टैंडिंग क्या लिखा है यहाँ पे? नॉटविथस्टैंडिंग ऑफ इन सेक्शन नंबर 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मतलब क्या होता है? ये नॉटविथस्टैंडिंग, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, ऐसे वर्ड्स आपको लॉ में बहुत बारी आएंगे। सी इंटर में हम लोग है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ने के टाइम पे या जनरल कॉजेस एक्ट को पढ़ने के टाइम पे इस चीज को डिटेल में समझने वाले कि ये वर्ड्स होते क्या है। लेकिन तब तक आप समझ लो यहाँ पे, ठीक है ना? मैं आपको अभी इंटर की बात बता रहा हूँ, थोड़ा कान खुले रहने चाहिए सबके। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन डैश डैश, ऐसा अगर लिखा है तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 27 में जो भी लिखा हो, व्हाटएवर दे हैव रोट देयर, ठीक है ना, वहां पे जो भी लिखा हो उसको मैं नहीं मानता हूं। सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 2 में जो लिखा है वो प्रिवेल करेगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि यहाँ पे देखो सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 2 एंड ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट एंड सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लैश आ चुका है। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 27 में ये बताया है कि एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये सुनो दोनों भी एक ही चीज के बारे में बात करें ना, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी कि किसी को काम करने से रोक देंगे, व्यापार करने से रोकना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है ये वैलिड है, सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है ये इनवैलिड है। यस सुनो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है क्या ये इनवैलिड है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? पार्टनरशिप एक्ट कहता है ये वैलिड है। ये सुन, मतलब दोनों प्रोविजन में क्लैश है ना, एक एक्ट में लिखा है कि वैलिड है, एक एक्ट में लिखते ये बराबर नहीं है। मतलब एक एक्ट में लिखा हुआ है खून करना गुनाह है और एक एक्ट में लिखा है खून करना गुनाह नहीं है, तो दोनों क्लैश हो गए ना एक्ट। तो जो लॉ मेकर्स है, जो लॉ के क्या बोलते उसको, जो लॉ को लागू करते हैं, कोर्ट्स है, गवर्नमेंट है, इन लोगों ने कौन से एक्ट का रेफरेंस लेना है, अब इस बारे में बताएंगे। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एक एक्ट बोलता है कि नहीं अलाउ नहीं है जी, एक एक्ट पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि वैलिड है। अब अगर मान लो इस चीज के ऊपर कोई केस बनता है, कोई किसी ने किसी के ऊपर केस ठोक दिया है, तो जज साहब जो है वो कौन से एक्ट का बेस पकड़ के अपना जजमेंट देंगे? क्योंकि एक पार्टी बोलेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है, लॉ में ही लिखा हुआ, ये भी इंडिया का लॉ है। कोई दूसरी पार्टी बोलेगा नहीं ये इस लॉ में ये लिखा हुआ कि वैलिड है, एक लॉ बोल रहा है इनवैलिड है, तो क्यों कौन सा जजमेंट पकड़े हम लोग? तो इसको बोलते हैं क्लैश। यहाँ पे क्या बोलो, क्लैश। क्लैश आ गया, दो एक्ट में क्लैश आ गया, तो उस केस में इस क्लैश को मिटाने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सिमिलर प्रोविजन में क्या लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27। सेक्शन 27 में एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के बारे में जो भी लिखा हो उसको मैं नहीं मानता हूं। पार्टनरशिप एक्ट के लिए, पार्टनरशिप के लिए सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 में जो लिखा है वो प्रिवेल करेगा। यानी कि इस केस में अगर मान लो सेक्शन नंबर 11(2) में ये लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 27, तो हमको यहां पे पकड़ना है कि सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 2 विल प्रिवेल। प्रिवेल यानी कि वो वैलिड माना जाएगा, वो वैलिड माना जाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लिए। तो समझ पा रहे हो? अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा रहता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा रहता नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 2 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, तो मैं क्या मानता कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 2 में जो भी लिखा हो उसको मैं नहीं मानता हूं, ये वाला वैलिड है।
ये जो लिखा है ना उसको फॉलो करो। क्लियर है? देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act 1872, such contracts may provide that partner shall, अब यहाँ पे देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है कि पर्टिकुलर हम लोग पार्टनर्स के बारे में बात करेंगे और किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, that the partner shall not carry on any business other than the firm while he is a partner। ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है। क्या ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड है? जी हाँ। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बताते हैं कि किसी ने किसी के ऊपर व्यापार करने की रोक नहीं लगानी है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि जो भी लिखा हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो और आप अगर एक दूसरे के पार्टनर्स हो, तो जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है वो वाला सेम बिजनेस आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं कर सकते, ये बताया है पार्टनरशिप एक्ट में। तो क्या बताएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन को जो बाजू में रख दिया है, क्या वो वैलिड है? जी हाँ वैलिड है, बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट में ये वाले प्रावधान होने चाहिए। वही बिकॉज हो सकता है, मान लेते हैं चलो ए बी सी डी चार पार्टनर्स अपने पास ए बी सी डी, यस और नो। अगर मान लेते हैं ये बिजनेस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, ओके, आप देखो कोरोना का वगैरह सीन चल रहा है ना, मान लेते हैं इनकी जो फर्म है ना, इनकी फर्म है डायनामिक एंड कंपनी, यस और नो। इनकी फर्म ने कोरोना का एक मेडिसिन बना दिया। अभी इसके लिए बहुत बड़ा रिसर्च की जरूरत है या नहीं है? तो ए बी सी डी चारों लोगों को पता है कि किस प्रकार से कोरोना का मेडिसिन बनाना है, जैसे उनको पता है ना, सब लोगों को पता है किस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, किस प्रकार से बनाना है, कौन सी मात्रा में बनाना है, सब उनको पता है। अब ये जो डी बन रहा है ना, ये डी क्या कर रहा है पता है? डी बोल रहा है कि मैं अपना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मुझको बताया है कि कोई मुझको अपना बिजनेस करने से रोक नहीं सकता। तो डी ने क्या किया, अपना एक डी एंड कंपनी करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाया, और उसने क्या किया, यहाँ पे जो उसने नॉलेज गेन किया है डायनामिक एंड कंपनी में, जो नॉलेज गेन किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग द कोरोना मेडिसिन, तो वो नॉलेज इस्तेमाल करके उसने अपना एक ओन मेडिसिन बना दिया फॉर कोरोना, और वो भी बेच रहा है। अब बताएंगे इनडायरेक्टली क्या ये फर्म डी एंड कंपनी और डायनामिक एंड कंपनी एक दूसरे के राइवल हुए नहीं हुए? यस सुनो। और डी एंड कंपनी किसकी है? डी की है। डायनामिक एंड कंपनी किसकी है? ए बी सी डी की है। तो बताइए ये पार्टनर्स एक दूसरे के साथ क्या सही कर रहे, गलत कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या डी एंड कंपनी यानी कि जो डी बंदा है जिसकी प्रोप्राइटरशिप है, क्या उसने पार्टनरशिप का अनड्यू एडवांटेज लिया? जी हाँ। तो इस चीज को रोकने के लिए पार्टनरशिप में ऐसा क्लॉज हो सकता है, म्यूचुअल राइट्स में ऐसा क्लॉज हो सकता है कि वो लोग सिमिलर प्रकार का धंधा नहीं कर सकते। पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन द फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर, यानी कि वो पार्टनरशिप का सेम बिजनेस दूसरी जगह पे जाके नहीं कर सकते, ये बोला है सेक्शन नंबर 11 में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट को समझे पक्का? सेक्शन नंबर 9, 10 एंड 11 हमने खत्म कर दिया है। वापस एक बार रिवाइज करवाता हूं मैं। सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 क्या बताता है बोलो? ये बताता है जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी। सेक्शन नंबर 10 आपको क्या बताता है जी? बताएंगे सेक्शन नंबर 10 क्या बताता है? देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर 10, indemnify for the loss। indemnify for loss। और सेक्शन नंबर 11 क्या बताता है आपको? बताता है म्यूचुअल राइट्स। म्यूचुअल राइट्स, और उसमें दो प्रकार है, कौन सा बोलो? पहला बात कर रहा है ये किस चीज की बात करें? म्यूचुअल राइट्स की बात कर रहा है, लेकिन एग्रीमेंट से होना चाहिए, यस और नो। और दूसरी वो बात कर रहा है एग्रीमेंट बाय फॉर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। सेक्शन नंबर 11 सेक्शन 2 जो है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है? इंपॉर्टेंट मार्क करना बिकॉज इसके ऊपर एग्जाम में सवाल कर सकता है। क्लियर है? सेक्शन नंबर 9, 10 एंड 11 तीन पॉइंट हमने कवर कर लिए है। एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 11, ओके, मार्केट होमवर्क आप इसको घर पे पढ़ेंगे, पूरा डिस्कस हो चुका है। देखिए ये बात आप क्या कर सकते हो, ये बात आप छोड़ सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट अब सेक्शन नंबर 12, अब 10 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 का सबसेक्शन 12 आप देखते हैं सेक्शन 12।
conduct of the business. Now, subject to contract between the partners, every partner has a right to take in the conduct of the business. Yes, मतलब ये उनका राइट है कि सब लोग क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप के बिजनेस में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि हमने देखा बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि कोई एक बंदा पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे धंधा करेगा, उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। अब ऐसा हो सकता है कि सारे पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टनर एक्टिव है, या दो पार्टनर एक्टिव है, तीन पार्टनर एक्टिव है और बाकी सारे स्लीपिंग पार्टनर है, डॉर्मेंट पार्टनर है, कुछ ज्यादा है स्लीपिंग पार्टनर, बाकी डॉर्मेंट पार्टनर। तो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है उसको मैं इंपॉर्टेंस देता हूं, और अगर उसमें कुछ लिखा है तो वो प्रिवेल होगा, वो फॉलो होगा। अदरवाइज सारे पार्टनर्स क्या होंगे, बोलो पार्टनरशिप में अपना पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप के बिजनेस में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन रख सकते हैं। क्लियर है? सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो तो उसी हिसाब से फॉलो होगा। कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा हुआ है कि दो पार्टनर एक्टिव है, एक पार्टनर स्लीपिंग है, तो दो पार्टनर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करेंगे। जो स्लीपिंग पार्टनर है उसको बिजनेस में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करने का राइट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा नहीं है तो ए बी सी तीनों क्या कर सकते हैं, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। इसका मतलब है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक द पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। इंटरप्रिटेशन के स्किल्स को थोड़ा सा पढ़ लो, हाँ समझ लो। Now again, subject to contract between the partners, point number 1 हो गया अपना, that this we have covered. Now point number 2, subject to the contract between the partners, every partner is bound to attend diligently to hide in the contracts of the business. यानी कि क्या रहे हैं कि every partner should work diligently in the conduct of the business. Diligently यानी कि उसने ऐसा काम करना चाहिए to the greatest common advantage. उसने अपना पूरा का पूरा ध्यान होश तो हवास रख के पार्टनरशिप का काम करना चाहिए। नहीं तो क्यों करती की तो होती की क्यों करल की, इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे पार्टनर्स ने, अगर वो एक्टिव पार्टनर्स है तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट डिलीजेंटली, जैसे कि मेरा ही पैसा लगा हुआ है, ओके, what would you have done if it is your own money? अगर ये आपका खुद का पैसा होता तो कैसे डील करते उसके साथ? ऐसे आपने डिलीजेंटली काम करना चाहिए विद द ड्यू केयर। डिलीजेंटली यानी कि केयर लेके, जैसे ड्यू केयर बोलते हैं उसको। ड्यू केयर यानी का मतलब क्या है, ओके, कालजी बोलते हैं उसको ना। तो कालजी जो है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि एक डिलीजेंटली काम करना, अच्छी तरीके से काम करना, पूरा अपना ध्यान वहां पे लगा के काम करना, ये उसकी ड्यूटी है। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। जो भी काम हो डिलीजेंटली काम करना, ध्यान देके काम करना, केयर लेके काम करना जरूरी है। थर्ड, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एनी डिफरेंस एंड ऑर्डिनरी मैटर्स कनेक्टेड विद द बिजनेस may be decided by the majority of partners. कोई भी पॉइंट हो, एनी डिफरेंसेस हो, ये सुनो डिफरेंस यानी कि चलो मान लेते हैं ए बी सी तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर्स को एक पार्टनरशिप के लिए एक गड्डी खरीदनी है। उनका मान लो पार्टनरशिप किस प्रकार किसका है, क्या लिखता हूं मैं, ए बी सी तीन लोगों ने पार्टनरशिप एंटर किया। पार्टनरशिप था डायनामिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी तो गड्डी खरीदनी पड़ेगी ना। मैं निकला गड्डी लेके और रास्ते पे वो सड़क में एक मोड़ आया, मैं उसके दिल छोड़ा है। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी उन्होंने बनानी है, ये सुनो। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी बनानी है तो गड्डी भी खरीदनी पड़ेगी। अब गड्डी खरीदने के लिए बहुत सारी कंपनीज है, अपने पास टाटा है, अपने पास अशोक लेलैंड है, अरे सुनो, या फिर अपने पास वो कौन सी कंपनी है, मर्सिडीज भी है, या फिर और भी बहुत सारी कंपनी है, मैं भूल गया। चलो, टाटा और अशोक लेलैंड दो कंपनी है, उनके बीच में उनको खरीदी करना है, और ये दो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि मैंने टाटा खरीदनी है, टाटा खरीदे, टाटा का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, और टाटा ने अपने कोरोना के केस में बहुत सारा मदद भी कर दिया है, तो आई विल गो फॉर टाटा। बी बोलता है कि नहीं अशोक लेलैंड, बी बोलता है अशोक लेलैंड। सी जो है वो बोलता है भाई जो भी खरीद गड्डी खरीद पहले। वो सी बेचारा मेरे जैसा है, बोले जो भी खरीद भाई गाड़ी काम चालू कर दो, टाटा खरीद, अशोक लेलैंड खरीद, कोई भी खरीद, लेकिन तूने काम चालू करना है। अब ए बोलता है टाटा, बी बोलता है अशोक लेलैंड, सी बोल रहा है कि
जो भी करना है वो कर लो। अब गाड़ी खरीदनी कौन सी है? क्या यहाँ पे डिफरेंसेस आ गए दोनों के बीच में? यस, डिफरेंस है, यानी कि काम किस डिफरेंस है, तो ये वाले मामले कैसे सुलझाने हैं? तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग, दैट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ है कि ये सारे डिसीजन ए लेगा तो ए जो बोलेगा वो फाइनल होगा, बी लिखा हुआ है बी फाइनल करेगा तो बी जो बोलेगा टाटा अशोक लेलैंड वो करना पड़ेगा, सी को अगर राइट दिया है तो सी देखेगा। लेकिन अगर कोई कुछ प्रकार किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई नहीं है तो फिर वो बात जो है वो तय होगी कैसे, बोलो, एनी डिफरेंसेस शैल बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी। मेजॉरिटी जो बोलेगा वो। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं सी को अगर हम पूछते हैं कि भाई क्या करना है, तो सी बोला सी बोल रहा है क्या करे क्या करे क्या करे। सी ने थोड़ा रिसर्च किया, सी बोला नहीं चलो आई गो फॉर टाटा। तो यहाँ पे बताएंगे 2 वोट्स टाटा के हैं और 1 वोट किसका है, अशोक लेलैंड का। तो कौन सा ट्रक खरीदेंगे अभी, डायनामिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, दे विल गो फॉर टाटा। व्हाई? बिकॉज मेजॉरिटी ने बोला है कि टाटा तो टाटा। क्लियर है? तो एनी डिफरेंसेस शैल बी डिटरमाइंड बाय द व्हाट, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स एंड एवरी पार्टनर शैल हैव अ राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। सारे पार्टनर्स को अपना राइट एक्सप्रेस करने का, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट है बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड एंड बट नो चेंज may be made in the nature of the business without the consent of all partner। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है बट नो, ये इंपॉर्टेंट है, but no change may be made in the nature of the business without the consent of all the partners। अब यहाँ पे एक बिजनेस करना था ए बी सी में, ट्रक कौन सा खरीदना है, ओके टाटा खरीदना है या फिर अशोक लेलैंड खरीदना है, ये था। ओके अब मान लेते हैं ये डायनामिक ट्रांसपोर्ट कंपनी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी उन्होंने अपने बिजनेस को ही चेंज करना है। बिजनेस चेंज करके अगर मान लो वो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई बिजनेस और लेते हैं, चलो हम लोग आम बेच रहे हैं, मैंगो सेलिंग का बिजनेस करना है, ये सुनो। अब यहाँ पे बताएंगे मेजॉरिटी का तो करना चाहिए, फिर ए बी एंड सी तीनों लोगों का कलेक्टिव डिसीजन है। कंसेंट सारे पार्टनर्स का चाहिए, मेजॉरिटी से चाहिए। अगर मान लेते हैं सी को मैंगो नहीं बेचने हैं तो क्या ए बी ने ये सोचा कि मैंगो बेच लेते तो क्या सी ने उसको फॉलो कर देना है? जी नहीं। अगर इस केस में उन्होंने अपने नेचर ऑफ बिजनेस को ही बदलना है तो ए बी और सी तीनों लोगों की कंसेंट जरूरी है, तीनों लोगों की कंसेंट बहुत जरूरी है। वो समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? ये सुनो सेक्शन नंबर 12 देखो। पहले वो बोलते हैं कि सारे पार्टनर्स को एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लेना जरूरी है, सारे पार्टनर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखने का राइट रखते हैं। दूसरी बात बोल रहे हैं कि उन्होंने काम तो करना है लेकिन कैसे करना है, डिलिजेंटली काम करना है, विद ड्यू केयर काम करना है। तीसरे पॉइंट में बोल रहे हैं कि अगर उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो डिफरेंसेस मेजॉरिटी से क्या होगे, बोलो सॉल्व होगे। लेकिन जहां पे नेचर ऑफ बिजनेस को ही बदलने का काम, नेचर ऑफ बिजनेस को ही बदलने का डिसीजन लेना है तो वो सारे पार्टनर्स के कंसेंट को लिए बिना हम लोग नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन डी, एवरी पार्टनर हैज नॉट टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ एनी बुक्स ऑफ द फर्म, यानी कि एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट। अभी नॉट लिखा हुआ लेकिन नॉट गलत हो जाता है यहाँ पे, एवरी पार्टनर हैज टू हैव access to and inspect a copy of any books of accounts, यानी कि उन्होंने क्या करना है, सारे पार्टनर्स ए बी सी डी कोई भी पार्टनर हो, जितने भी पार्टनर हो उन सारे पार्टनर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट अवेलेबल होता है। क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट आपने क्लियर हो गया सेक्शन नंबर 20। नीचे एनालिसिस दिया है, ठीक है ना, राइट टू टेक अ पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने, ठीक है ना। एक बार एग्जाम्पल को पढ़ लेंगे क्या? Yes, so read this example. Okay, come on, so read the example. हमने डिस्कस कर लिया इस बात को, एक बार एग्जाम्पल को पढ़ लेना फिर हमने चार्ट बनाएंगे। एनालिसिस को पढ़ना बहुत जरूरी है बिकॉज इस वो आपको अधिक जानकारी देगा। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको समझाया वो सारी बातें एनालिसिस में लिखी हुई है। तो अगर आप एक बार घर पे एनालिसिस को ढंग से पढ़ रहे हो ना तो आपके सारे पॉइंट, सारे डाउट्स या फिर जो भी आपको नहीं समझा है कोई पॉइंट तो वो क्लियर होता है। तो रीड द एग्जाम्पल।
ओके, आई होप आपने पढ़ लिया है। नीचे वाले पॉइंट पे होमवर्क मार्क कर लेना, प्लीज मार्क इट होमवर्क, या घर पे पढ़ेंगे। चलो अब सेक्शन नंबर 12 के पार्ट को हमने कवर कर लिया है। सेक्शन नंबर 12 के पार्ट को हमने कवर कर लिया है, दैट राइट टू टेक द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, या फिर ए बी सी डी जो जितने भी 4 पॉइंट्स है वो कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन सी क्या बता रहे हैं, देखो। Where any differences arise between the partners with regard to the firm of the business, it shall be determined by the views of the majority. अब सी जो पॉइंट है वो बता रहे हैं यहाँ पे, सी पॉइंट है उसको डील किया है। मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको सवाल आ सकता है, ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और यहाँ पे इसको एक बार पढ़ लेना। चलो पढ़ लेना इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जूम कर लेता हूँ मैं इसको, एक बार पढ़ लेना जी, बहुत जरूरी है। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही है। अगर आपको किसी प्रकार का क्वेरी है और अगर ग्रुप पे ऐड हो मेरे, तो आप ग्रुप में क्वेरी डाल सकते हो, फिर पर्सनली मुझको पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेरी, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड नहीं हो, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हो, ताकि मैं आपको उस क्वेरी को एड्रेस कर सकूँ प्रॉपरली। हमेशा बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी पालो लेकिन गलत फहमी और क्वेरीज मत पालो, ओके। ओके चलो, अगर ये हो गया तो नीचे वाला डी भी एक पॉइंट पढ़ लेना एक बार। चलो इसको भी पढ़ लो, छोटा वाला पॉइंट है, कवर हो जाएगा। छोटा सा पॉइंट है, क्लियर हो जाएगा। ओके चलो, तो अगर लिख के पढ़ के हो गया है तो अभी हम लोग चार्ट बनाएंगे। ओके, चार्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, पहले यूनिट नंबर 2 का नाम लिख देना है, ठीक है ना। सो राइट डाउन द नेम ऑफ यूनिट नंबर 2, write the name of the unit number 2, that is the relations of the partners. Okay, write down unit number 2, the name of the unit, relations of the partners। अब तक खत्म नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, और भी रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए और भी बहुत सारे सेक्शंस आपने देखने हैं। अभी 9, 10, 11 और 12 खत्म कर दिए, तो इन 4 सेक्शंस के तो हम लोग चार्ट बनाएंगे और उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो यूनिट नंबर 2, राइट डाउन द हेडिंग, यूनिट नंबर 2 रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स। आई होप आपने लिख दिया है। अगर ये हो चुका है तो हम लोग अभी चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे देखो आपका चार्ट कैसे बनेगा। ओके, यहाँ पे सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 9 क्या बताता है आपको, वर्क फॉर द कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, सॉरी, वर्क फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। उसके बाद क्या कहते हैं, अटमोस्ट गुड फेथ, या फिर अटमोस्ट फेथ, जो भी बोलो, ठीक है ना, ये बताता है।
तो सेक्शन नंबर 10 आपको क्या बताता है? इंडेमनीफाई टू फर्म, फर्म को इंडेमनीफाई करो फॉर लॉस ड्यू टू फ्रॉड बाय पार्टनर, पार्टनर ने लॉस जो है वो गुड़ करके देना है। सेक्शन में 11 क्या बताता है? सेक्शन में 11 में देखो बहुत सारी बातें हमने देखी। सेक्शन में 11 में देखो यहाँ पे सेक्शन में 11 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 राइट्स एंड ड्यूटीज। पहला सबसेक्शन 1 कहता है आपको क्या बोलो? सेक्शन में 11 में 2 पॉइंट यहाँ पे, चलो 2 पार्ट बनाते हैं। सेक्शन में 11 में 2 पार्ट। पहले सबसेक्शन 1 में क्या बता रहा है? ये बताते हैं ये क्या कि जो भी आपके राइट्स एंड ड्यूटीज है, सॉरी पेन का गड़बड़ी हो गया, वेट अ सेकंड। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? राइट्स एंड ड्यूटीज, जो भी R&D यानी डेवलपमेंट नहीं है तो राइट्स एंड ड्यूटीज है। चलो वो पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो लोग पागल हो जाएंगे। राइट्स एंड ड्यूटी जो है वो कैसे डिटरमाइन होनी चाहिए? बोलो बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जो लिखा है उस हिसाब से तय होंगे, ये सुनो। और 2 में क्या बोल रहा है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ओके, इसका क्लैश किसके साथ हुआ था? यहाँ पे लिखे सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कुछ क्लियर है या नहीं भाई? यस और नो? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 27, कुछ याद आया? यस। उसके बाद सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 में 4 पॉइंट्स थे बहुत ही जबरदस्त। 12 में 4 पॉइंट्स थे, तो ये 4 पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से बन सकते हैं, ठीक है ना? सेक्शन नंबर 12 में 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या था? यस, सेक्शन नंबर 12 में यहाँ पे देखो, सेक्शन नंबर 12 में पहला पॉइंट क्या था? राइट टू टेक द पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अगर कंडक्ट में, बिजनेस की कंडक्ट में पार्ट ले तो डिलीजेंटली ले लो। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, सी पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि जो भी डिफरेंसेस है वो मेजॉरिटी डिफाइन हो गए। और अगर मान लो बिजनेस को चेंज करने का अगर आपका इंटेंशन है तो सारे पार्टनर्स करेंगे। एंड सारे पार्टनर्स को इंस्पेक्ट और कॉपीज लेने के राइट से, किसके कॉपीज? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो पहला क्या था सेक्शन नंबर 12 में? पहला क्या था बोलो? यस, दैट every partner has a right to take participation in the conduct of the business, in the conduct of the business, yes or no? दूसरा, do the business diligently, diligently, yes or no? थर्ड वो क्या बोल रहे हैं? yes, what was the third point they have said? Come on, can anyone tell me here? Come on, can you guess at your own? What was the third point? Very important, third point. Any difference by majority, decided by majority. But change in the nature of business, change in the nature of business by consent of all partners, by consent of all partners. लास्ट वन क्या था बोलो? वो नॉर्मल वाला था, एवरी पार्टनर has a right to inspect and copy accounts of the, ओके क्लियर है? चल काम करेंगे, इस पॉइंट को लिख देंगे, ठीक है। सर चार्ट का हेडिंग क्या होगा? चार्ट का हेडिंग तो वही है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। खत्म नहीं हुआ ये चार्ट, बस एक पार्ट है, अभी बहुत सारे सेक्शन नंबर 13 आने वाले आगे, ये समझो। चलो कॉपी डाउन कर लेना चार्ट को, कमन।
जैसे मैंने बनाया वैसे बनाना, एक बार ओवरव्यू ले लो कि किस प्रकार से चार्ट बना है, उस हिसाब से आप स्पेस जो है वो एडजस्ट कर लेना अपनी नोटबुक में, आड़ा बनाना, टेढ़ा बनाना, सीधा बनाना, जो भी है वो आपके हिसाब से बनाना, लेकिन ऐसे ही बनेगा। एक बार देख लो किस प्रकार से बनाया है मैंने, ये सुनो। चलो यही पॉइंट जो है यही चार्ट जो है वो आपको काम आएगा बाद में। चलो बनाना चालू करो, कम ऑन। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड। आपको बैकग्राउंड में आपको एक गाना चलवा के देता हूँ मैं, ताकि आप उसको गाना सुनते सुनते लिखो। चलो तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना। तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपनी तो दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना। इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं दिया, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार। तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना। ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं या ना। आंखों आंखों में जगा दे, चाहूं मैं या ना। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। अभी मैं न देखूं ख्वाब को, जिनमें ना तू मिले, अब तक थे जो सिले, मुझको ना जितना मुझ पे, उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा इत्मीनान। तन्हा लम्हों में अपनी बुनती हूँ तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार, पूछूंगी तुझको कभी ना, चाहूं मैं या ना। तेरे ख्वाबों में अब जीना, चाहूं मैं क्यों ना। ओके चलो लिख के हो गया, ठीक है, नहीं तो पॉज करना और लिखना। चलो एक बार रिवाइज करते हैं व्हाट वी हैव सीन सो फार। वी हैव स्टार्टेड विद यूनिट नंबर 2 दैट इज द रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स। उसमें सेक्शन नंबर 9 में था, हमने सेक्शन नंबर 9 देखा,
उसमें हमने देखा कि दे शुड वर्क फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, उसके बाद देखा दे शुड वर्क इन द अटमोस्ट गुड फेथ। सेक्शन नंबर 10 में बताते हैं कि अगर मान लो किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया और उसकी वजह से फर्म को कुछ नुकसान हो रहा है, तो उस पार्टनर ने उस फर्म को वो लॉस गुड करवा के देना है। हमने 1 करोड़ का एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया है। उसके बाद सेक्शन 11 में ये देखा, पहला सबसेक्शन दैट राइट्स एंड ड्यूटी जो भी पार्टनर्स के बीच में होते हैं वो डिसाइड होंगे एक एग्रीमेंट के मुताबिक। उसके बाद सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट इज इंपॉर्टेंट इन चार्ट ऑल्सो, चार्ट में भी इंपॉर्टेंट मार्क करना उसको। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर मान लो हम लोग पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप हमारे ऊपर, पार्टनर्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है कि आप दूसरा कोई बिजनेस सिमिलर वाला नहीं कर सकते। भाई बिकॉज आप वो बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हो। ये प्रोविजन क्लैश कर रहा था सेक्शन नंबर 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक्सेप्शन में ये बात लिखी हुई थी, वहां पे हमने पढ़ ली। इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको। उसके बाद सेक्शन नंबर 12 में ये कहते हैं कि एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक द पार्ट इन द बिजनेस। सबसेक्शन ए था, बी था, सी और डी। ए में कहा है कि सारे पार्टनर्स को राइट है कि वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में लिखा है कि ये एक्टिव है तो वही करेगा, ये स्लीपिंग है तो वो नहीं करेगा। सबसेक्शन बी में कह रहे हैं कि, क्लॉज बी में कह रहे हैं कि अगर आप कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्टिसिपेशन कर रहे हो, लेकिन आपने वो बिजनेस कैसा करना चाहिए, डिलीजेंटली करना चाहिए, डिलीजेंटली करना चाहिए। ऐसा आप लाइट मोड में बिजनेस नहीं कर सकते। लाइट मोड समझ रहे हो ना, यानी कि चलो जाने दो कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सी में कह रहे हैं कि अगर कोई डिफरेंसेस आ रहा है, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, अगर मान लो कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं बिजनेस डिसीजंस लेने के टाइम पे, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या करना है, उस चीज को मेजॉरिटीली डिफाइन करना चाहिए, मेजॉरिटीली उन्होंने उस डिसीजन को ले लेना है। लेकिन जहां पे बात आती है चेंज इन द बिजनेस की, उस टाइम पे कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर लेना जरूरी है। और डी में लास्ट पॉइंट में ये वो कह रहे हैं कि एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ द अकाउंट। सारे पार्टनर्स का ये राइट है कि वो सारे अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर ले या फिर उनके कॉपीज को ले ले। क्लियर है? तो यहां तक हमने देख लिया है, जितनी भी बातें मैंने होमवर्क करके आपको बोली है, सारी बातें आपने क्या करनी है, ढंग से उसको पढ़ लेना है, वर्ड बाय वर्ड रीड करना जरूरी है। और रिवीजन करने के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, ये वाले पॉइंट लिख सकते हो। अगर आपको इसके एग्जांपल्स वगैरह कुछ लिखने हैं, ठीक है ना, अगर मान लो मैंने कहा पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं, तो वो एग्जांपल भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। एग्जांपल अगर कॉपी पेस्ट करना है तो ये भी कर सकते हो, इसके लिए भी मैं आपको टाइम देता हूँ। कौन सा एग्जांपल कौन सी चीज के लिए है वो आपको पता चलना चाहिए अभी, ठीक है। एग्जांपल अगर कॉपी पेस्ट करना है तो एग्जांपल भी कॉपी पेस्ट कर दो। जहाँ पे जो एग्जांपल है वहीं पे कॉपी करना है इस एग्जांपल को, ताकि आपको याद रहे बाद में। ठीक है, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा बाद में, मेरे एग्जांपल्स आपके साथ रहेंगे, तो वो एग्जांपल देख के आपको रिटर्न होना चाहिए कि क्या सर ने कौन सा एग्जांपल दिया था उस टाइम में। ठीक है ना, एग्जांपल भी ढंग से कॉपी पेस्ट कर लेना। I'm giving you the sufficient time to write down. Please make sure that you're writing, और थोड़ा फास्ट भी लिखने की कोशिश करना, ताकि आपका राइटिंग स्पीड भी बढ़े। लेकिन कुछ बातें छोटी है ऐसा मत करो, सारी बातें लिखो। ये बुक जो है वही बुक आपके साथ रहेगा हमेशा एट द एंड, तो इस बुक को ढंग से प्रिपेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
आई होप आपने ये लिख दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल कहाँ पे लिखा है मैंने? ये वाला लिख देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके समझने के लिए जो है, मतलब ये इंटर का जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, ये वाला बहुत ही जरूरी था। सारे एग्जांपल्स उसी पॉइंट के साइड में या फिर रेफरेंस पॉइंट देके लिखना। चार्ट अगर बनाए तो चार्ट के नीचे हम रेफरेंस पॉइंट लिख के, ये रेफरेंस, इसका एग्जांपल यहाँ पे है, तो जब आपको अगर कुछ पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो उस एग्जांपल्स के जरिए आप उसको क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो। समझ पा रहे हो? जो आप लिखेंगे तो हमारे डिस्कशन पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है? तो डिस्कशन करने के बाद जो हमारे निकले हैं ये सारे एग्जांपल्स वगैरह, एग्जांपल बाद में आपको याद आएंगे, या फिर वो आपको वो कॉन्सेप्ट को उस टाइम पे रिवाइज करने के लिए मदद करेंगे। सुन, चलो ये हो गया, तो नीचे वाला एग्जांपल लिख देंगे। ये किसका है? ये इसका वाला एग्जांपल है, किसका? सबसेक्शन सी वाला है ये। 12 सबसेक्शन सी वाला एग्जांपल है ये। 12 सबसेक्शन सी वाला एग्जांपल है ये। पीछे एग्जांपल लिख के नहीं हुआ है तो पीछे जाके पॉज करना और लिखना, ठीक है? आई डोंट नो कि इसका स्पीड कितना है, क्या है, तो नई स्पीड से मैच हो रहा है तो प्लीज जाके वीडियो को पॉज करना और वहाँ पे एग्जांपल लिख देना। ये हो गया है, तो आगे बढ़ेंगे। फिर हमने चार्ट ही बनाया था डायरेक्टली, ठीक है? चलो, तो एक काम करते हैं, हम लोग रुकते हैं इधर ही। कल हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 13, ओके, जो म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज है उसको हमने देखना है, ठीक है? सेक्शन नंबर 13, उसके बाद सेक्शन नंबर 13 बी वगैरह जो पॉइंट लिखे हैं, 13 बहुत बड़ा डिस्कशन है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 14 पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 15 एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 16 पर्सनल प्रॉफिट अर्न, ये लगभग अपने आज के डिस्कशन जैसा ही है। फिर सेक्शन 16 आफ्टर चेंज इन द फॉर्म, फॉर्म में चेंज होता है तो उसके बाद क्या करेंगे, वो सेक्शन 17 है।
18 क्या है? पार्टनर्स, रिलेशन ऑफ द पार्टनर विद थर्ड पार्टी साथ कैसे काम करेंगे वो है। इम्प्लॉयड अथॉरिटी एज ए एजेंट, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन 22, सेक्शन नंबर 20 भी दिया है, 21 भी है। 21 क्या है? पार्टनर्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स, एक्टिंग जबरदस्त डिस्कशन करेंगे हम लोग। सेक्शन 30 माइनर का डिस्कशन भी चलेगा। पार्टनर देखा जाए तो बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है ना, लेकिन हौले हौले पार्ट में अगर उसको डिवाइड करेंगे तो कुछ जाएगा, ठीक है। चलो, सो रुकते हम लोग इधर ही, मिलते हैं अगले लेक्चर पे ऐसी खतरनाक डिस्कशन के साथ। तब तक बाय बाय, स्टडी गुड, ओके, सावधान रहना, सतर्क रहना, बाय बाय।